अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों को मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। लास्ट टाइम जो है वो हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, फिज़िकल क्वांटिटीज़ का। और उसमें हमने जो है सबसे पहले ये डिस्कस किया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। और फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्कस करने के बाद जो है फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्कस करने के बाद फिर फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, हमने बात की थी यूनिट्स की, और फिर हमने बात की थी एसआई यूनिट्स की। और फिर हमने डिस्कस किया था कि एसआई यूनिट्स दो तरह की होती हैं, बेस एसआई यूनिट्स और ड्राइव्ड एसआई यूनिट्स। बेस एसआई यूनिट जो होती हैं वो हमारे सिलेबस में 5 हैं। लेंथ की एसआई यूनिट मीटर जो है वो बेस एसआई यूनिट है, और लेंथ भी एक बेस यूनिट, बेस क्वांटिटी है। मास के एसआई यूनिट किलोग्राम जो है वो भी एक बेस एसआई यूनिट है, केल्विन सेकंड एम्पियर। तो मीटर, किलोग्राम, केल्विन, सेकंड एम्पियर, ये 5 जो एसआई यूनिट्स हैं ये बेस एसआई यूनिट्स कहलाती हैं। और इनकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, करंट, ये बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इसी तरह इसके अलावा जितनी भी एसआई यूनिट्स हैं वो सब ड्राइव्ड कहलाते हैं, जैसे न्यूटन, जूल, वॉट, पास्कल, या वोल्ट, या ओम, या कूलम वगैरह। ठीक है। फिर मैंने जो है वो आपसे एक प्रैक्टिस करवाई थी कि जब हम कोई नाम लिखते हैं किसी क्वांटिटी का या यूनिट का, तो पहले तो हमने उसको आइडेंटिफाई किया था कि वो जो नाम है वो क्वांटिटी है या यूनिट है। फिर हमने उसको आइडेंटिफाई किया था कि अगर वो यूनिट है तो क्या वो एसआई है या नॉन नॉन एसआई है। फिर हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि जो क्वांटिटी हमने लिखी है या जो यूनिट हमने लिखी है, वो क्वांटिटी या वो यूनिट जो है वो बेस है या फिर ड्राइव्ड है। ठीक है। अच्छा जनाब, उसके बाद फिर हमने ये डिस्कस किया था कि हम जो है वो ड्राइव्ड यूनिट्स को बेस यूनिट्स में किस तरह एक्सप्रेस करते हैं। अब बेस यूनिट्स हमारे पास 5 हैं, मीटर, सेकंड, किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन। तो हमारे पास जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं उनको आपको मीटर, सेकंड, किलोग्राम, एम्पियर या फिर केल्विन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे हमने न्यूटन को एक्सप्रेस किया था, उसका तरीका ये होता है कि हमें जिस ड्राइव्ड यूनिट को बेस ऐसा यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, हमें पहले पता ही होना चाहिए कि वो ड्राइव्ड यूनिट है किस क्वांटिटी की। मिसाल के तौर पे अगर हमें न्यूटन को जो है वो एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूटन किस क्वांटिटी की यूनिट है। तो पता चलेगा भाई न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है। तो हमने फोर्स का बेसिक फॉर्मूला लिखा। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है? फोर्स बराबर है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन के। उसके बाद हमने इस फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबकी एसआई यूनिट जो है वो पुट कर दी। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है, मास की यूनिट किलोग्राम है, और एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो लिहाजा न्यूटन जो है वो बराबर हुआ किसके? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ऐसे फिर हमने पास्कल को सॉल्व किया। पास्कल किस चीज़ की एसआई यूनिट है? पास्कल जो है वो प्रेशर की एसआई यूनिट है। अब प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या है? प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला है कि प्रेशर बराबर है फोर्स अपॉन एरिया के। ठीक है। प्रेशर बराबर है फोर्स अपॉन एरिया के। अब हमने सबकी यूनिट्स पुट करी। प्रेशर की यूनिट पास्कल थी, फोर्स की यूनिट न्यूटन थी, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर थी। अच्छा, अब इसमें पास्कल बराबर हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अब इसमें से मीटर जो है वो तो बेस यूनिट है, लेकिन न्यूटन बेस यूनिट नहीं है। तो फिर हमने न्यूटन को रिप्लेस किया उसकी बेस यूनिट से, जो हमने पिछले पार्ट में ड्राइव की थी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पास्कल जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है, इसमें न्यूटन की जगह हमने इंसर्ट किया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या बना? ये बना किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2। फिर जूल पर आए। अब जूल किसकी यूनिट है भाई? जूल जो है वर्क की यूनिट है। जूल जो है वो वर्क की यूनिट है। अब वर्क किसके बराबर होता है? वर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के। अब सबकी एसआई यूनिट हमने इसमें पुट की। वर्क की एसआई यूनिट जूल है, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर है। तो जूल बराबर हुआ न्यूटन मीटर के। अब न्यूटन मीटर में से जो मीटर है वो बेस है, लेकिन जूल में से जूल जो कि न्यूटन मीटर के बराबर है उसमें मीटर तो बेस है, लेकिन न्यूटन बेस नहीं है। तो न्यूटन को हमने रिप्लेस करा उसकी बेस यूनिट से, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो जूल बराबर आया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे फिर हमने वॉट को सॉल्व किया। वॉट किस चीज़ की यूनिट है भाई? वॉट जो है पावर की यूनिट है। पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम। तो जब आपने पावर के बेसिक फॉर्मूले में सारी यूनिट्स पुट की, तो पावर की यूनिट आ गई वॉट, वर्क की यूनिट आ गई जूल, और टाइम की यूनिट आ गई सेकंड।
जूल को हमने उसकी बेस एसआई यूनिट्स में एक्सप्रेस किया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड, तो वॉट बराबर हुआ किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 के। ऐसे हमने कूलम को ड्राइव किया। कूलम किसकी यूनिट है भाई? कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका फॉर्मूला क्या है? करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो आपने इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट पुट की कूलम, करंट की यूनिट पुट की एम्पियर और टाइम की यूनिट पुट की सेकंड। तो कूलम बराबर है एम्पियर सेकंड के। अब एम्पियर भी बेस यूनिट है, सेकंड भी बेस यूनिट है, तो कूलम को आपने इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स जो है वो एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है। अच्छा, फिर मुझसे किसी ने सवाल किया था कि अच्छा, अब किसी ने मुझसे सवाल किया था कि जूल जो है वो अब काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट है, यानी कि एनर्जी की भी यूनिट होती है। तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। उसमें भी हमने जब मास की यूनिट पुट की थी और स्पीड की यूनिट पुट की थी तो जूल का मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आया था। ठीक है जी। उसके बाद अब आ जाए वोल्ट पर। वोल्ट किसकी यूनिट थी? वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट थी। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट पुट की वोल्ट, वर्क की यूनिट पुट की जूल और चार्ज की यूनिट पुट की कूलम। फिर हमने जूल को उसको ही इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट एक्सप्रेस किया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, और कूलम को भी हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट यानी कि एम्पियर सेकंड। तो लिहाजा ये पूरे का पूरा बन गया वोल्ट, और जो है वो वोल्ट बराबर हो गया किसके? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 एम्पियर माइनस 1। फिर हमने ओम को सॉल्व किया था। ओम किसकी यूनिट है? ओम यूनिट है रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ठीक है भाई, रेजिस्टेंस बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट के। अब हमने जब इसमें यूनिट्स पुट की तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो ओम है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट है और करंट की क्या है? एम्पियर है। अब वोल्ट को हम ऑलरेडी एक्सप्रेस कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स। तो वोल्ट को जब हमने एक्सप्रेस किया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 एम्पियर माइनस 1, और करंट की यूनिट पुट करी नीचे एम्पियर, और उसको हमने सॉल्व किया तो ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 एम्पियर माइनस 2। ठीक है। उसके बाद हमने एक टॉपिक और डिस्कस किया था कि किसी फॉर्मूले के जरिए हम किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी की एसआई यूनिट को भी ड्राइव कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू 6 पाई एन वी आर। एक फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा वी आर। बेसिकली जो एन लिखा हुआ है ना, ये ईटा है, ये एक ग्रीक लेटर है। अब इसमें एफ जो है फोर्स है, वी जो है वो स्पीड यानी कि वी जो है वो स्पीड है, और आर जो है वो रेडियस है, और ईटा जो है वो विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हमें विस्कोसिटी की यानी कि ईटा की एसआई यूनिट्स चाहिए, बेस यूनिट। तो जिस चीज़ की आपको यूनिट चाहिए होती है किसी फॉर्मूले में, उसका तरीका ये होता है कि आप जो है उसका जो है वो क्या करते हैं, आप उसके ये करते हैं कि उसको पहले आप सब्जेक्ट बनाते हैं फॉर्मूले में। तो आपको ईटा की यूनिट ड्राइव करनी है ना, तो आपने पहले ईटा को क्या किया? ईटा को आपने सब्जेक्ट बनाया। ईटा को जब आपने सब्जेक्ट बनाया तो ईटा बराबर किसका आएगा? ठीक है। तो आपने जब ईटा को सब्जेक्ट बनाया तो ईटा बराबर आया किसके? एफ अपॉन 6 पाई वी आर के। अब आपने यहाँ पर एफ की यूनिट पुट करी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वी की यूनिट पुट की मीटर पर सेकंड, और फिर आर की यूनिट पुट की मीटर। इसको आपने जब सिंप्लीफाई किया तो ये बना किलोग्राम सेकंड माइनस 2 इंटू सेकेंड मीटर माइनस 1, और जब फुल एंड फाइनल इसको सिंप्लीफाई किया तो बना किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। फिर एक फॉर्मूला मैंने और लिखा, पावर इज इक्वल टू 8 पाई वी क्यूब टी अपॉन 6 ओमेगा ए स्क्वायर। ठीक है। ये जो डब्ल्यू लिखा हुआ है ना, डब्ल्यू बेसिकली इसको ओमेगा पढ़ते हैं। अब इसमें P जो है पावर है, V जो है वो वॉल्यूम है, E जो है वो टाइम है, A जो है वो एरिया है, और ओमेगा यानी कि W जो है वो अननोन है। ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ओमेगा की यूनिट क्या होगी यहाँ पर। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने जिसकी यूनिट मालूम बनने को सब्जेक्ट बनाना है। आपने ओमेगा को सब्जेक्ट बनाया तो ओमेगा बराबर हुआ किसके? 8 पाई वी क्यूब टी अपॉन पी इंटू 6 ए स्क्वायर। आपने तमाम चीज़ों की जो है वो यूनिट पुट की। तो
8 एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। पाई भी एक रेशो है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। वी वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, और चूंकि वॉल्यूम पे क्यूब है तो मीटर क्यूब पर भी क्यूब आएगा। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। पावर की यूनिट आपने ऊपर निकाली थी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3। 6 एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और चूंकि एरिया पे स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर पे भी स्क्वायर आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा m⁹ इंटू सेकेंड डिवाइड बाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3 मीटर की पावर 4। और जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बना था ये? मीटर क्यूब सेकेंड किलोग्राम इनवर्स सेकेंड क्यूब। और मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो फुल एंड फाइनल आंसर क्या आएगा? किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब सेकेंड पावर 4। ठीक। ये मतलब है हमारा कि इस तरह से हम जो है ड्राइव करते हैं यूनिट्स को, बेस यूनिट्स को ड्राइव, और ड्राइव यूनिट को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एक्सप्रेस करते हैं। किसी फॉर्मूले में किसी चीज़ की यूनिट को हम जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। अब देखें, एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रा और बताना चाह रहा हूँ। देखें, यहाँ पर ना दो प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर ना दो प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर वन क्या है? प्रॉब्लम नंबर वन ये है कि एक तो हमारे पास थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन का इशू है। हम जो ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इसमें हमारे कम्युनिकेशन का थोड़ा इशू है। कम्युनिकेशन का क्या इशू है? कम्युनिकेशन का ये इशू है कि हम लोग जो इवॉल्व हुए हैं, हमारी जो एजुकेशन है वो कई सौ सालों से जो है फेस टू फेस होती है। यानी कि दुनिया जब से बनी है, जब से स्कूल और क्लासेस जो है फेस टू फेस हो रही हैं, तो टीचर और स्टूडेंट फेस टू फेस होते हैं। टीचर आपके सामने होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है, बच्चा हमारे सामने होता है, हमें बच्चे की शक्ल नज़र आ रही होती है, हमें पता होता है कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल रहा होता है कि इसको चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। स्टूडेंट जो होता है वो बहुत सारे टीचर की जो बॉडी लैंग्वेज होती है उससे चीज़ों को समझता है कि टीचर किस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा है, किस चीज़ को टीचर जो है ज़्यादा ज़्यादा जोर दे के आपको बताना चाह रहा है। अब चूंकि हम जो है ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट किए हैं, इवन है कि आप में से किसी की शक्ल मैंने नहीं देखी, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी शक्ल नहीं देखी, तो इससे कम्युनिकेशन एक गैप आ रहा है। तो उसमें आप लोगों को मुझे अंदाज़ा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी चीज़ों को समझने में और चीज़ों को कम्युनिकेट करने में। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपने सिलेबस स्टार्ट किया है फिजिक्स का, आप ओ लेवल्स की फिजिक्स पढ़कर आए, ठीक है ना? आप ओ लेवल्स की फिजिक्स पढ़कर आए, और ओ लेवल्स की फिजिक्स क्योंकि आप पढ़कर आए हैं, इसलिए आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, क्योंकि जो ए लेवल की फिजिक्स है और जो ओ लेवल की फिजिक्स है उसमें डिफ़िकल्टी का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मुझे अंदाज़ा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो होंगे, उनको ऑनलाइन समझने में काफ़ी इशू आ रहा होगा। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको ऑनलाइन में जो है जितना अच्छा समझा सकूँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो है चीज़ों को बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, वरना देखिए जितना काम अब तक हमने किया है ना 3-4 क्लासेस में, इतना काम हम एक क्लास में कर लेते हैं। लेकिन ये काम मैं बहुत स्लो स्लो आपको करवा रहा हूँ, बार बार रिपीट करवा रहा हूँ। अच्छा, फिर मज़े की बात ये है कि मैं सारा काम करवाने के बाद भी आप लोगों से मेरा डायरेक्ट तो कांटेक्ट नहीं है ना, आप लोग मुझे नज़र तो नहीं आ रहे हैं, तो लिहाजा मुझे फिर भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा सही से कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो आप लोग फिलहाल ये करें कि आप लोगों को जब भी कोई इशू आता है तो आप वो इशू बिल्कुल क्लियरली मुझे बताएं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, या बिल्कुल समझ में नहीं आई, या सर ये चीज़ रिपीट कर दें। आप इवन ये भी कर सकते हैं कि सॉरी, आप लोग इवन ये भी कर सकते हैं कि आप लोग जो है वो चैट पर अगर नहीं कुछ लिख पा रहे हैं, या क्लास में अनम्यूट करके माइक पे नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप अलग से मुझे व्हाट्सएप करें, और मुझे व्हाट्सएप करके जो है आप मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे जो है ये इशू आ रहा है। और आप व्हाट्सएप पे भी अलग से मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको अलग से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक काम और करें आप लोग कि आप लोग जो सारे ग्रुप में तो हैं, जो कॉलेज का जो ग्रुप है उसमें तो आप लोग मौजूद हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में, लेकिन मेरे पास आपके नंबर सेव नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि कौन जो है वो क्या बात कर रहा है। तो आप लोग एक काम और कीजिए, याद से तमाम लोग, वो ये कि आप तमाम लोग मुझे एक व्हाट्सएप करें या एक टेक्स्ट करें, और इस तरह से टेक्स्ट करें कि अपना नाम लिखें। फर्स्ट आपका नाम है सलमान, ठीक है? तो आप लिखें सलमान, अपना नाम टाइप किया, स्पेस, फिर आप लिखें एएस कैपिटल में। आपने एस लिखा, फिर स्पेस दें, फिर आप लिखें WH कैपिटल में, स्पेस दें, और फिर आप लिखें 20, और फिर आप स्पेस दें, और आप बल्कि नहीं, आप लिखें एस
स्पेस दें कैपिटल सी, फिर स्पेस दें, फिर कैपिटल WH, फिर स्पेस दें 20 और फिर स्पेस दें 21। बिल्कुल इस पैटर्न पर आप एक मैसेज टाइप करें या व्हाट्सएप पे एक मैसेज टाइप करें या टेक्स्ट पे एक मैसेज टाइप करें और इस नंबर पे सेंड कर दें। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, अपना नाम टाइप करेंगे, जो भी आपका नाम है। मिसाल के सलमान आपका नाम है, सलमान लिखा है आपने, कैपिटल में आप फिर आप लिखेंगे AS स्पेस C स्पेस WH स्पेस 20 स्पेस 21। ठीक है, ये आपने टाइप किया और इस नंबर पे, ये मेरा नंबर है, मेरा नाम कमर हुसैन है, इस नंबर पर आप इसको सेंड कर दें अभी। ठीक है, आप जो है वो अभी से काम करना शुरू कर दें। मेरे पास पहला मैसेज आ भी गया हमजा तारिक का। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर एक मैसेज जो टाइप करें, और चाहे व्हाट्सएप कर दें चाहे टेक्स्ट कर दें। ठीक है, और ये आप मुझे अभी सेंड कर दें। इससे सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि मैं जो है वो आप लोगों का नंबर मेरे पास आ जाएगा। फिर मैं ये करूँगा कि मैं आप लोगों का अपना एक पर्सनल ग्रुप बनाऊँगा व्हाट्सएप का। ये ग्रुप तो कॉलेज का आपका ऑफिशियल बना हुआ है ना, कॉलेज का देखिए ऑफिशियल ग्रुप आपका बना हुआ है। मैं अपना एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा। उस ग्रुप पर क्या होगा कि हमारी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी इशूज होंगे, हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी हमारी जूम की क्लास तो 1 घंटे की होती है ना, अब 1 घंटे की क्लास के बाद अब खत्म हो जाएगा कॉन्टैक्ट हमारा। ग्रुप से फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी इशूज होंगे, आप लोग मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। इवन कि अगर आप कहते हैं कि नहीं यार ग्रुप पर आपको अगर कुछ शर्म आ रही है पूछने में कुछ, तो आप अलग से मुझे एक प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं कि सर ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही, सर दोबारा बता दें। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सवाल पूछने में कभी भी जो है ना आदमी को जो है ना वो झिझक नहीं होनी चाहिए। जो सवाल आपके जहन में पूछे, क्योंकि देखें अगर आप शुरू की चीज़ों को जो है मिस करते जाएंगे तो फिर वो आखिर में चीज़ें पाइलअप होती जाएंगी और एंड में फिर आप जो है ना बिल्कुल लॉस्ट होंगे। आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, आपको फिजिक्स समझ में ही नहीं आएगी। तो मुझे अंदाजा है, देखें आप लोग जो है वो तो पहली दफ़ा एस पढ़ रहे हैं ना, मैं पहली दफ़ा एस नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं ज़रा आप जैसे हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, कोई 17 साल 17वां साल है मेरा, 16 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए। तो मुझे पता है कि जब आप एस में आते हैं, नए नए आते हैं, तो आपको बहुत इश्यूज फेस करना पड़ता है। इवन है कि आप में से वो बच्चे जिनका ए स्टार आया है ओ लेवल्स में, या जिनका ओ ए आया है ओ लेवल्स में, उनको भी चीज़ें समझने में वो स्ट्रगल करेंगे। तो वो बच्चे जिनका सी है या वो बच्चे जिनका बी है, उनको तो ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही होगी। और बात ग्रेड की नहीं है, बात यह है कि एक नेचुरल सी बात है कि जब आप एक नई चीज़ करते हैं जो कि डिफ़िकल्ट भी ज़्यादा होती है, तो उसको समझने में यकीनन आपको शुरू में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो बहरहाल आप बिल्कुल घबराएं नहीं। घबराना, जैसे इमरान खान कहते हैं ना, घबराना नहीं है बस। आप घबराएं नहीं, आपको समझ में नहीं आती बात आप मुझे बताएं, मैं आपको दूसरी दफ़ा बताऊंगा। दूसरी दफ़ा समझ में नहीं आती, मैं तीसरी दफ़ा बताऊंगा। मतलब मैं जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगी ना आपके दिमाग में ना, मैं उसको जब तक उसको बिठा नहीं दूंगा ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बस आपका काम ये है कि आपको जब तक समझ में नहीं आया ना बात, आपको भी चैन से नहीं बैठना है। ठीक है, तो ये टू वे ट्रैफिक है। ये सिर्फ मेरे जोर देने से कुछ नहीं होगा और आपके जोर देने से कुछ नहीं होगा। ये हमारे सारे हमारे कंबाइंड जो है ये एक कंबाइंड वर्क होगा, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आपका सिलेबस जो है वो अच्छी तरह से कंप्लीट होगा। ठीक, तो अभी तक जो मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हैं कि बेस यूनिट क्या होती है और ड्राइव यूनिट को कैसे ड्राइव करते हैं और किसी फॉर्मूले से यूनिट्स कैसे निकालते हैं, इस चीज़ के अब हम एक प्रैक्टिस करते हैं। एक वर्कशीट है, वो मैं अभी सॉल्व करूँगा आपके सामने। ठीक है, फिर मैं ये करूँगा कि ये जो लेक्चर है यहाँ तक का, ये लेक्चर और जो वर्कशीट मैं सॉल्व करूँगा, ये दोनों चीज़ें जो है मैं आपके साथ PDF पे शेयर करूँगा। वो जो ग्रुप हम बनाएंगे ना, उस ग्रुप पे शेयर करूँगा। फिर आप जो है वो उस ग्रुप में उसको आराम से देखिएगा, उसको पढ़िएगा। फिर इसमें जो इश्यूज हैं फिर आप वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक एक्सरसाइज दूंगा और फिर आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये प्लान है। बाकी ये है कि आप में से किसी को कोई भी इशू है, बिल्कुल फ्रैंकली आप मुझे बताएं कि सर देखें चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही, या सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, या सर आपकी बात कट रही है, या सर ये आप दोबारा बता दें। लेकिन पूछने में कभी शर्म नहीं कीजिएगा। पूछने में शर्म करेंगे तो बहुत पछताएंगे। फिर ये कि आप पीछे रह जाएंगे, बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपकी बात समझ में आ गई होगी मेरे। अब ज़रा हम चलते हैं जो मैं आपसे अभी जिक्र कर रहा था, वर्कशीट का। देखिए एक वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2, पहले वर्कशीट नंबर 2 करवा रहा हूँ मैं आपको। वर्कशीट नंबर 1 में आपको बाद में करवाऊंगा।
ये देखो, ये एक वर्कशीट है, पहले इसको देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 देखें जरा और से तमाम लोग। इसमें कह रहे हैं स्ट्रेस हैज द सेम एसआई बेस यूनिट्स एज। स्ट्रेस की यूनिट और इनमें से किस फॉर्मूले की यूनिट जो है वो सेम है। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो होता है वो ये पैदा होता है तो स्ट्रेस है क्या चीज़। यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रेस है क्या चीज़। तो देखिए स्ट्रेस जो है हमने अभी नहीं पढ़ी है। स्ट्रेस हम पढ़ेंगे आगे भी, चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से कौन सा 6 या 7 है, उसमें पढ़ेंगे। मैं आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो इसमें जो फोर्स अपॉन एरिया की यूनिट होगी वही स्ट्रेस की यूनिट होगी। तो फोर्स अपॉन एरिया कहाँ लिखा हुआ है इसमें? फोर्स अपॉन एरिया ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सवाल बहुत ही आसान था अगर हमें स्ट्रेस का फॉर्मूला पहले से पता होता। तो मैंने आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला बता दिया। अब देखिए मसला ये है कि आप बोलेंगे सर ये मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये तो आपने मुझे स्ट्रेस का फॉर्मूला बताया है। अगर मेरे सामने सवाल आ जाता तो मैं कैसे सॉल्व करता या मैं कैसे सॉल्व करती। तो भाई देखिए ये सवाल आपके सामने पेपर में उस वक्त आएगा ना जब आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे। और जब आप सिलेबस पढ़ चुके होंगे तो आप स्ट्रेस के बारे में भी पढ़ चुके होंगे जब तक आप, ठीक है ना। तो लिहाजा स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता होगा उस वक्त जब भी आप एग्जाम दे रहे होंगे। और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस की वही यूनिट होगी जो कि फोर्स अपॉन एरिया की यूनिट होती है, ठीक है भाई। अच्छा, उसका सवाल नंबर 2 पर आते हैं। कह रहे हैं कि विच यूनिट इज इक्विवेलेंट टू कूलम। कूलम के बराबर कौन सी यूनिट होती है? अब देखिए अभी हमारी बात हुई थी कि कूलम को हमने ड्राइव किया था। तो हमने ये देखा था कूलम किस चीज की यूनिट थी? कूलम यूनिट थी चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट थी, यानी कि क्यू जिसको हम शो करते हैं। और क्यू जो था वो बराबर था किसके? आई टी के बराबर था, यानी करंट इंटू टाइम के बराबर था। क्योंकि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। तो क्यू किसके बराबर होगा? क्यू बराबर होगा आई मल्टीप्लाई बाई टी के। यहाँ से अगर देखें आप, तो अगर आप यूनिट्स पुट करें तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो कूलम किसके बराबर हुआ? कूलम बराबर हुआ एम्पियर सेकेंड के। अब चूंकि कूलम एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है तो लिहाजा एग्जामिनर, आप देखिए बात याद रखिएगा, एग्जामिनर जो है ना वो दुनिया के जो जो बहुत ही चंद जो है बहुत ही चालाक, होशियार और जो बहुत ही कनिंग टाइप के लोग होते हैं ना उनमें से एक होता है। तो उसको पता है कि बच्चों को, आई बच्चे याद करके आए हुए हैं कि कूलम एम्पियर सेकंड के बराबर होता है। तो उसने आपको ऑप्शन दे दिया एम्पियर पर सेकंड। उसने आपको क्या ऑप्शन दे दिया? एम्पियर पर सेकंड का ऑप्शन दे दिया। अब जरा गौर से पढ़ें ये क्या लिखा हुआ है? एम्पियर पर सेकंड। एम्पियर पर सेकंड का मतलब क्या होता है? एम्पियर पर सेकंड। तो कूलम क्या एम्पियर पर सेकंड है? एम्पियर, कूलम जो है वह एम्पियर पर सेकंड है? नहीं भाई, कूलम जो है एम्पियर सेकंड है। लेकिन दोबारा सुनिए, ये कूलम मैंने कहाँ से निकाला? कूलम मैंने यहाँ से निकाला, बचपन में अपने फॉर्मूला पढ़ा था। करंट बराबर होता है किसके? करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम के। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना करंट, बचपन में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना भाई। तो अब यहाँ पर करंट जो है चार्ज अपॉन टाइम के बराबर होता है, यानी कि आई बराबर होता है किसके? क्यू अपॉन टी के बराबर होता है। फॉर्मूला होता था करंट का। यहाँ से अगर आप चार्ज को यानी कि क्यू को सब्जेक्ट बनाए तो किसके बराबर होगा? आई मल्टीप्लाई बाय टी के बराबर होगा। हो गया भाई। अब आप, कूलम जो है चार्ज की यूनिट है तो चार्ज की यूनिट आपने रखी कूलम। करंट की यूनिट क्या है? करंट की यूनिट है एम्पियर। टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो कूलम किसके बराबर हुआ? एम्पियर सेकेंड के। ये भी हमने लेक्चर में भी अभी रिपीट किया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको ड्राइव करके दिया था कि कूलम किसके बराबर होता है? कूलम बराबर होता है एम्पियर सेकेंड के। इसने ऑप्शन में आपको दिया एम्पियर पर सेकेंड। एम्पियर पर सेकंड का मतलब है एम्पियर डिवाइडेड बाय सेकंड, जबकि हमारी यूनिट है एम्पियर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, एम्पियर सेकंड। इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ये एग्जामिनर का ट्रैप था और आप में से बहुत सारे इस ट्रैप का शिकार हो गए जब भी आपने फटाफट फौरन आंसर दे दिया ए। लेकिन कभी भी फौरन आंसर ना दें। अगर कोई चीज़ देखती आपके जहन में आंसर आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस बात का कि वो गलत होगा।
तो उसको हमेशा बहुत ही सुकून से आराम से एनालाइज किया करें। ए इसका आंसर नहीं है। चलो भैया एम्पेयर सेकंड वाली कहानी तो चली गई। अब देखिए बीसीडी में कहीं भी एम्पेयर सेकंड नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको कूलम इस वाले फॉर्मूले से तो आपका आंसर नहीं आएगा भाई। अच्छा, अब इसके अलावा कूलम और कहाँ पर आया? इसके अलावा कूलम यानी कि चार्ज हमने एक और फॉर्मूले में पढ़ा था, अभी लेक्चर में लिखा हुआ है। हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है किसके, मैं आपको बोल के लेक्चर दिखाई देता हूँ ना, इसको देखना। उसमें ये देखिए हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, देखिए ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ठीक है, नहीं ये आपको ये लेक्चर रजिस्टर में कॉपी नहीं करने, ये इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको ऐसे कैसे शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप जो बना रहा हूँ ना व्हाट्सएप का, उस पर। ये देखें हमने वोल्ट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को ड्राइव किया था। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? वर्क अपॉन चार्ज के बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है वर्क अपॉन चार्ज के। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट, वर्क की यूनिट है जूल और चार्ज की यूनिट है कूलम। तो यहाँ पर भी कूलम आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर हम वोल्ट की यूनिट लेते हैं, अब यहाँ पर अगर हम वोल्ट की यूनिट लेते हैं तो वोल्ट किसके बराबर था? वोल्ट बराबर था जूल पर कूलम के। यहाँ से अगर हम कूलम को सब्जेक्ट बनाए तो किसके बराबर हो जाएगा? जूल पर वोल्ट के बराबर हो जाएगा। यानी कूलम जो है वो जूल पर वोल्ट के बराबर हो सकता है। यानी कूलम जो है जूल पर वोल्ट के बराबर हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा, जूल पर वोल्ट। ये बताएं बात समझ में आ गई सबके? जूल पर वोल्ट कैसे आया? हाँ भाई जल्दी बोलें, अली बात समझ में आ गई सबके? ये जूल पर वोल्ट कैसे आया, बात समझ में आ गई सबके? ठीक है भाई, तो वही कूलम को आप जूल पर वोल्ट पे लिख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, सवाल नंबर 3। कह रहे थे यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल पर किलोग्राम केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको याद होगा, आपने ओलिवस में पढ़ा था थर्मल फिजिक्स में, जिसको आप स्मॉल सी से शो करते थे। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट जो है वो आपको इसने दी हुई है। अब क्या है, इसको बेस यूनिट में आप एक्सप्रेस करो। किस चीज को बेस यूनिट में एक्सप्रेस करना है? जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। जूल पर किलोग्राम पर केल्विन को आपको इन टर्म्स ऑफ बेस एसआई यूनिट एक्सप्रेस करना है। इसको आपको बेस एसआई यूनिट में एक्सप्रेस करना है। अब ये चीज ध्यान में रखें कि केल्विन जो है वो बेस यूनिट है, किलोग्राम जो है वो बेस यूनिट है, लेकिन जूल बेस यूनिट नहीं है। अच्छा, फॉर्चुनेटली हम जूल को पहली बेस यूनिट में कन्वर्ट कर चुके हैं। हम जूल को पहली बेस यूनिट में कन्वर्ट कर चुके हैं, ये हमने कन्वर्ट किया हुआ है। तो देखें जब हम लेक्चर में आप देखेंगे, लेक्चर आपके बड़े काम का होगा, लेक्चर को देख देख के आप सारे सवाल सॉल्व करेंगे। जूल को जब हमने बेस यूनिट में कन्वर्ट किया था तो जूल किसके बराबर आया था? और से देखने, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। जूल को जब हमने बेस यूनिट में कन्वर्ट किया था तो किसके बराबर आया था वो? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। सही है भाई, तो जूल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 में लिख सकता हूँ जूल की जगह। तो मैं यहाँ पर जब जूल की जगह लिखूंगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, ये मैंने किसकी जगह लिखा? जूल की जगह लिखा। जूल की जगह लिखने के बाद जूल के आगे क्या है यूनिट में? किलोग्राम -1 है, और आखिर में क्या है? केल्विन -1 है। यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो यूनिट इसने आपको दी हुई है, उस यूनिट में आपने जूल को रिप्लेस कर दिया उसकी बेस यूनिट से। बाकी किलोग्राम और केल्विन तो बेस यूनिट था। अब किलोग्राम और किलोग्राम -1 कैंसिल हो गए, क्योंकि 1 किलोग्राम पे पावर +1 है, 1 किलोग्राम पे पावर -1 है। तो +1 -1 जब ऐड होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा? मीटर स्क्वायर सेकंड -2 एंड केल्विन -1। बाकी क्या बचा भाई? मीटर स्क्वायर सेकंड -2 केल्विन -1। तो ये आ गया मीटर स्क्वायर सेकंड -2 एंड केल्विन -1। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया डी, मीटर स्क्वायर सेकंड -2 एंड केल्विन -1। ये आपका आंसर डी आ गया। सही है भाई, आ गया डी आंसर।
चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि व्हाट इज द जूल इन एसआई बेस यूनिट्स, यानी जूल जो है वो एसआई बेस यूनिट में क्या होता है। लेकिन जूल पे भी हम बात कर रहे थे, जूल अभी मैंने आपको दिखाया था, जूल किसके बराबर आया था, ये था जूल आपका। जूल बराबर आया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू के बराबर आया था। तो इसमें किस ऑप्शन में लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू, ये लिखा हुआ है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि जूल बराबर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि जूल बराबर है किलोग्राम और मीटर स्क्वायर और सेकंड माइनस टू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात सबको। चलें अब आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं द स्ट्रेस सिग्मा needed to fracture a particular solid is given by the expression sigma is equals to small k under root gamma e upon d, where e is the Young modulus, d is the distance between planes of atoms, and k is a constant with no units. So what are the SI base units of gamma? सभी देखें, अब इसको और से देखें। सबसे पहली बात तो ये कि ये चीज़ जो है स्ट्रेस है। ये क्या चीज़ है, स्ट्रेस। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं सिग्मा। कैसे प्रोनाउंस करते हैं भाई, इसको हम सिग्मा से प्रोनाउंस करते हैं। ये के लिखा हुआ है, ये अंडर रूट है, ये चीज़ जो है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं गैमा। और ये क्या चीज़ है ये हमें नहीं पता। ई जो है वो यंग मॉड्यूलस है। ई का मतलब क्या है, यंग मॉड्यूलस। ठीक है, अब ये यंग मॉड्यूलस क्या होता है यंग मॉड्यूलस जो है ये भी आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, डिफॉर्मेशन के चैप्टर में। तो यंग मॉड्यूलस क्या होता है ये तो आप वहीं पे पढ़ेंगे, लेकिन यंग मॉड्यूलस की यूनिट मैं आपको बता सकता हूँ। यंग मॉड्यूलस की वही यूनिट होती है जो कि प्रेशर की होती है। क्या कहा मैंने, यंग मॉड्यूलस की वही यूनिट होती है जो प्रेशर की यूनिट होती है। ठीक है, जबकि स्ट्रेस के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि स्ट्रेस किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है। मजे की बात है कि फोर्स अपॉन एरिया भी तो प्रेशर के बराबर होता है, तो स्ट्रेस की भी वही यूनिट होगी जो कि प्रेशर की होती है। बात समझ आ रही हुई आप लोगों के। देखें, पहले मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जो कैपिटल ई है, पहले मैंने आपसे कहा जो कैपिटल ई है ये यंग मॉड्यूलस को शो कर रहा है। और यंग मॉड्यूलस क्या होता है वो अभी हमने नहीं पढ़ा है, वो हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। लेकिन यंग मॉड्यूलस की यूनिट मैं आपको बता सकता हूँ। यंग मॉड्यूलस की वही यूनिट होती है जो कि प्रेशर की यूनिट होती है। यंग मॉड्यूलस की मैं आपको यूनिट बता सकता हूँ, यंग मॉड्यूलस की वही यूनिट होती है जो कि प्रेशर की यूनिट होती है। जबकि स्ट्रेस के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था सबसे पहले सवाल में, स्ट्रेस इसके बराबर था, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर था। तो जो फोर्स अपॉन एरिया है वो भी तो प्रेशर ही बनता है ना। तो स्ट्रेस की यूनिट भी वही होगी जो प्रेशर की होती है, और यंग मॉडुलस की भी वही यूनिट होगी जो कि प्रेशर की होती है। बाकी डी जो है वो क्या है, डी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो अब रह गया गैमा, ये जो गैमा है ना, जो ई के साथ जो लिखा हुआ है, हमें इस गैमा की यूनिट को ड्राइव करना है। अब देखिए मैंने आपको असूल क्या बताया था, मैंने आपको असूल ये बताया था कि आपको जिस चीज़ की यूनिट ड्राइव करनी होती है पहले आप उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी यहाँ पर अगर आपको गैमा की यूनिट मालूम करनी है तो पहले आप गैमा को सब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें से स्ट्रेस यानी कि सिग्मा की यूनिट आपको पता है जो प्रेशर की यूनिट होती है। के को वो कह रहे हैं कि एक ऐसा कांस्टेंट है इसकी कोई यूनिट नहीं है, यानी यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगी के की जगह। गैमा को सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन गैमा अंडर रूट के अंदर है। तो अब अंडर रूट को खत्म करने के लिए पहले हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू के का स्क्वायर, और स्क्वायर करने से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा गैमा मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ई डिवाइड बाय स्मॉल टी। ठीक है, अब हमें जिस चीज़ की यूनिट मालूम करनी है, किस चीज़ की यूनिट मालूम करनी है, हमें गैमा की यूनिट मालूम करनी है। गैमा को सब्जेक्ट बनाएंगे, जब गैमा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बाकी सब कुछ चला जाएगा उस साइड पर, तो जाएगा डी इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इंटू कैपिटल ई। सही है भाई, ये मैंने सिग्मा को जो मैंने सब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर। तो सिग्मा को यहाँ पर सब्जेक्ट बना लेंगे तो अब आप इसकी यूनिट्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे, बाकी तमाम चीज़ों की यूनिट्स जो पुट करेंगे। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ सिग्मा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, बाकी तमाम चीज़ों की यूनिट्स हम पुट करेंगे। तो जब हम बाकी तमाम चीज़ों की यूनिट पुट करेंगे तो देखें डी क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या है,
डिस्टेंस की यूनिट है मीटर। डी है भाई डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट है मीटर। आगे लिखा हुआ सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर का मतलब क्या है? स्ट्रेस। सिग्मा की यूनिट क्या है भाई? सिग्मा की यूनिट है प्रेशर की यूनिट, और उस पे स्क्वायर। अब प्रेशर यूनिट क्या होती है? प्रेशर यूनिट होती है पास्कल, तो बाद में कन्वर्ट कर लेंगे बेस में। पास्कल पे स्क्वायर आ गया। फिर नीचे लिखा हुआ है के का स्क्वायर। के की कोई यूनिट नहीं है तो के को इग्नोर कर दें। और आगे लिखा हुआ ई, यंग मॉडुलस। अभी मैंने आपसे कहा था कि यंग मॉडुलस की वही यूनिट होती है जो कि प्रेशर की होती है, यानी कि पास्कल। ठीक है भाई। अब पास्कल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट जो बचेगी वो क्या बचेगी? मीटर इंटू पास्कल। अब जरा आप याद करें कि पास्कल जो है वो क्या होता था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। अब जरा देखें लेक्चर जो हमारा है उसमें देखें पास्कल क्या था। हमारा जो लेक्चर है उसमें देखें पास्कल जो था वो ये था। पास्कल जो था वो बराबर था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। और जब उसको हमने बाद में ड्राइव किया था तो पास्कल बराबर आया था किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड माइनस टू के बराबर आया था। जब हमने पास्कल को ड्राइव किया था तो बराबर आया था किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड-2 के बराबर आया था। तो लिहाजा वापस चले जाए आप, और यहाँ पे पास्कल की जगह आप क्या पुट करेंगे? किलोग्राम मीटर इनवर्स और सेकंड-2। यहाँ पे आपने पास्कल की जो है वो वैल्यू पुट कर दी। पास्कल की बेस एसआई यूनिट थी किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड-2। मीटर से मीटर इनवर्स क्या हो गया? कैंसिल। तो बचा क्या? बचा किलोग्राम सेकंड-2। तो आपके पास यूनिट बची क्या? किलोग्राम सेकंड-2। तो भाई जरा ये देख लें अब आप कि किलोग्राम सेकंड-2 कहाँ लिखा हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो किलोग्राम सेकंड-2 ऑप्शन बी में लिखा है। ठीक है, किलोग्राम सेकंड-2 लिखा हुआ है। तो देखें मैंने सही सॉल्व किया है या इसमें कोई मिस्टेक है? इसमें जरा गौर से देखें तमाम लोग। हाँ भाई, ये बात समझ में आई सब लोग? इधर देखें जरा गौर से अच्छी तरह से। प्रॉब्लम है तो बताएं कोई। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा भाई, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। चले भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है द ड्रैग कोफिशिएंट सी डी इज अ नंबर with no units. It is used to compare the drag on different cars at different speeds. CD is given by the equation 2f upon v power n uh, rho a. अब देखिए ये जो है ना सी डी है, ये 2f है, ये v की पावर n है, इसको हम पढ़ते हैं रो। ये वही था ना हमने कॉलेज में पढ़ा था ना, डेंसिटी को जिससे शो करते हैं, या जो आपने वो पढ़ा था ना वो लेक्चर टी में पढ़ा होगा, क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी वगैरह, उससे भी शो करते हैं। आपने वो भी पढ़ा होगा ना, वो जो प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो इसमें रो जी एच। तो रो जी एच में जो रो था ये वो रो है। यहाँ पे कह रहा है कि वेयर एफ इज द ड्रैग फोर्स, यानी कि एफ एक किसी तरह की फोर्स है, और फोर्स कोई सी भी होती है उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। कह रहा है रो इज डेंसिटी, रो इज डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी यूनिट आपको याद होगी क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए जो बेसिकली एक एरिया है, एंड वी इज स्पीड, वी जो स्पीड है। तो बताएं कि एन की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर सी डी जो है, सी डी जो है वो क्या चीज़ है? सी डी यहाँ पर जो है वो एक कोफिशिएंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है द ड्रैग कोफिशिएंट सी डी इज अ नंबर विद नो यूनिट्स, यानी सी डी की कोई यूनिट नहीं है, एफ फोर्स है, वी जो है वो स्पीड है, और वी के ऊपर पावर है एन, रो डेंसिटी है, ए एरिया। तो इसमें सवाल ये है कि जो वी के ऊपर स्पीड के ऊपर पावर है ना एन, ये पावर मालूम करनी है। यहाँ पर क्या मालूम करना है? ये पावर मालूम करनी है आपको। अब इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका ये होगा कि आपको जो है ना तमाम चीज़ों की यूनिट्स पुट करना पड़ेगी, और फिर पावर खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगी। चले मैं आप लोगों को जो है वो 2 मिनट देता हूँ, आप लोगों को 2 मिनट देता हूँ, और आप लोग खुद ट्राई करें पहले ये। अगर आप लोग ये एन की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें सब लोग जल्दी से, शाबाश। आप लोग के पास 2 मिनट है,
और 2 मिनट में आप ये एन की वैल्यू जस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करना, जल्दी से, शाबाश। अच्छा, भी आप में से कुछ लोग के आंसर्स तो आए हैं मेरे पास। बाकी ये कि मैं जो है वो आपको सॉल्व करता हूँ, फिर देखें ज़रा इसको। देखिए, सॉल्व मैं इसको इस तरह से करता हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें जितनी भी चीज़ों की यूनिट्स हैं वो आप पुट कर दें। ठीक है, तो सी डी की कोई यूनिट नहीं है, लिखा ना, सी डी इज़ अ नंबर विद नो यूनिट्स। जब किसी चीज़ की यूनिट नहीं होती तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो सी डी की कोई यूनिट नहीं है, इसलिए हमने 1 लिख दिया। 2 एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। एफ क्या चीज़ है, फोर्स। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट हमने पढ़ी थी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट हमने क्या पढ़ी थी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय वी की पावर एम। वी क्या चीज़ है, वी स्पीड है। स्पीड की यूनिट क्या होती है, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है एन, जो कि हमें नहीं पता। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है रो। रो का मतलब है डेंसिटी। और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, डेंसिटी की यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रॉ क्या है, डेंसिटी। और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके आगे लिखा हुआ है ए। ए का मतलब क्या है, एरिया। और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोबारा देखें, फॉर्मूले में पहले लिखा है सी डी।
सी डी के बारे में इसने कहा था कि सी डी की भाई कोई यूनिट नहीं है, तो सी डी की कोई यूनिट नहीं है इसलिए मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ है 2f, 2f में से 2 एक नंबर है तो 2 की तो कोई यूनिट नहीं होगी। f की यूनिट हमने बेस यूनिट में ड्राइव की हुई है और वो क्या थी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर नीचे लिखा हुआ है v की पावर n, v का मतलब है स्पीड, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, उसकी होल पावर क्या आ गई, उसकी होल पावर n आ गई। फिर उसके आगे लिखा हुआ है रो, रो का मतलब क्या होता है डेंसिटी, डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और फिर उसके आगे लिखा हुआ है ए फॉर एरिया, और एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो ये मैंने पहले सारी यूनिट्स पुट कर दी। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, और जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली सारे आंसर खुद ही निकल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखें क्या बचा, अब जो है वो 1 = ऊपर बचा सेकेंड माइनस टू बचा, नीचे बचा मीटर पर सेकेंड की होल पावर n बचा, और मीटर क्यूब और मीटर पावर 1 ये कितना हो जाएगा मीटर-2, ये मीटर की पावर -3 है और ये मीटर की पावर +1 है, तो क्या बचेगा -2। अब आप क्या करेंगे, आप इस ब्रैकेट को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, सॉल्व करने की जगह भी तो नहीं है यार यहाँ पर, रुकिए यार एक मिनट, मैं पहले से सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था, अब ये हुआ था कि 1 ऊपर क्या बचा था, ऊपर बचा था सेकेंड-2 बचा था, और नीचे जो है क्या बचा था, नीचे बचा था मीटर पर सेकेंड की पावर n, और मीटर-3 और मीटर +1 कितना बचेगा मीटर-2 बचेगा, ठीक है। अभी मीटर पर सेकेंड की जो होल पावर n है इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड की होल पावर n बराबर है मीटर-2 को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो कितना हो जाएगा मीटर+2 इंटू सेकेंड-2। ये तो आपको पता ही होगा ना, जब आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं तो पावर उसकी चेंज हो जाती है, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस हो जाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड की होल पावर n, यहाँ पर मीटर की पावर भी 2 है, सेकेंड की पावर भी -2 है। अगर मैं दोनों की पावर 2 को कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर सेकेंड -1 की होल पावर 2। चेक करें ना, अगर मीटर पर सेकंड को मैं दोबारा से स्क्वायर करूँ तो मीटर पे स्क्वायर आएगा और सेकंड पे -2 हो जाएगा। मुझे इससे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे इससे फ़ायदा ये हुआ कि मैथमेटिकली अगर दो बेस इक्वल हो, मैथमेटिकली अगर दो बेस इक्वल हो तो उनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, अलजेब्रा में आपने ओ लेवल्स में पढ़ा होगा, बहुत महीनों पहले पढ़ा होगा, लेकिन शायद आपको याद हो कि जब दो बेस इक्वल होती हैं तो उनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं। तो चूंकि दोनों बेस इक्वल है, मीटर पर सेकंड दोनों बेस इक्वल है, तो उनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। तो n = क्या होना चाहिए, n = 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या होगा, n = 2 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, ठीक है। मुझे अंदाजा है कि आपको समझने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन आप इसको एक दफ़ा खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और मैं आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए इस तरह की एक एक्सरसाइज भी दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, समटाइम्स अ वुमन ऑल्सो, लेकिन ये कि यू हैव टू प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, द यूनिट्स ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ SI बेस यूनिट्स, विच पेयर कंटेन्स क्वांटिटीज विद द सेम बेस यूनिट्स। इनमें से किसकी बेस यूनिट जो सेम है, मेरे ख्याल से अभी हम कल करते हैं, का ज़्यादा हो जाएगा वरना आज के लिए क्वेश्चन नंबर 6 तक रखते हैं हम ये, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे, और कल इस वर्कशीट को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर मैं इसकी जो है वो आपके साथ PDF शेयर करूँगा, अभी वर्कशीट काफ़ी बाकी है ये, ठीक है। कल जब ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी PDF जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा वे अलॉन्ग विद द लेक्चर, और फिर जो है वो आप इसको खुद भी सॉल्व कीजिए एक दफ़ा, और फिर मैं इसी तरह की आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दूंगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। घबराना नहीं है, चीज़ मुश्किल है, और आपको मुझे अंदाज़ा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को समझने में मुश्किल हो रही होगी, प्रॉब्लम हो रही होगी, आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, लेकिन आप जहन में रखें कि हर साल ऐसे ही होता है, हर साल क्लास शुरू होती है,
बच्चे शुरू में स्ट्रगल करते हैं, बच्चों को शुरू में प्रॉब्लम आता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार ये जो है ना हम किसी और से पढ़ लेंगे तो शायद हमें समझ में आ जाएगा। हो सकता है ऐसा, नो बडी इज परफेक्ट, लेकिन समझ में ना आने की जो बेसिक वजह होती है वो यही होती है कि चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती हैं, बहुत डिफरेंट होती हैं, आप उसको इतने आराम से एब्जॉर्व नहीं कर पाते। थोड़ा सा टाइम दें इसको, हफ्ता 2 हफ्ता ज़रा देखें, चीज़ों को बार बार रिपीट करें, बार बार सवाल पूछें, बार बार सवालों को सॉल्व करें। चीज़ों को बाद बाद ऐसे होता है कि चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आप उसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा करते हैं तो फिर समझ में आने लगती है आपको वो। तो लिहाजा मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि चीज़ें मुश्किल हैं, ये ओ लेवल्स नहीं है, ये ए लेवल्स है। इसमें बड़ों बड़ों को जो अपनी वालदा याद आ जाती हैं, वालदा की वालदा का मतलब आप समझते होंगे नानी, नानी याद आ जाती है। तो लिहाजा ये कि इस पे ज़रा फोकस करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। फिर आप लोगों के साथ बैड लक ये है कि आप लोग जो है वो बैच हैं जिसका आगाज़ ही ऑनलाइन क्लास से हुआ है। तो देखें, जो क्लासरूम में क्लास होती है, जो फेस टू फेस क्लास होती है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, वो बहुत डिफरेंट सिचुएशन होती है। ये बहुत डिफरेंट सिचुएशन है। ये समझ में, मेरे को मैं अंधेरे में तीर चला रहा हूँ, मेरे सामने 50 बच्चे बैठे हुए हैं लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहे 50 बच्चे, और मैं उनको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो लिहाजा इन चीज़ों को ध्यान में रखें। आप लोगों को भी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी, मुझे भी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करना पड़ेगी। चीज़ों को टाइम पे करें, जो काम मैं आपको दे रहा हूँ उसको देन एंड देयर करें, और ये जो भी मैं आपको वर्कशीट आपके साथ शेयर करूंगा, लेक्चर शेयर करूंगा, उसको उसी वक्त पढ़ें, खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें। इस मटेरियल की हार्ड कॉपी आपको कॉलेज से मिलेगी, वो हार्ड कॉपी कॉलेज से लेकर आएँ, उसको बैठ के खुद सॉल्व करें। तो पीडीएफ पे आप सॉल्व करना मुश्किल होगा, आपके पास हार्ड कॉपी होगी, बुक फॉर्म में होगा, तो आप उसको ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अब देखें, जहाँ तक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का ताल्लुक है, अभी मैंने आप लोगों से बोला है कि आप जो है वो मुझे अपना नाम लिखकर मैसेज करेंगे, वो तरीका जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल उस मेथड पे, ठीक है ना। बिल्कुल उस मेथड पे आप मुझे जो है वो अपना नाम लिख के देंगे। जैसे मैं ये कहाँ पे लिखा था मैंने, वो मैंने यहाँ पे लिखा था, बहरहाल। तो आप बिल्कुल उसी मेथड पे जो है वो आप मुझे अपना नाम लिख कर टेक्स्ट करेंगे। आप मुझे तकरीबन कोई 14-15 लोगों ने कर भी दिया ड्यूरिंग द क्लास। क्लास जैसे ख़त्म होगी, आपको सेम उसी पैटर्न पे मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए। अपना नाम लिखेंगे, जैसे सलमान आपका नाम है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप स्पेस देंगे, कैपिटल में ए एस लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, कैपिटल में सी लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, कैपिटल में डब्ल्यू एच लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, 20 लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, 21 लिखेंगे, और ये आप सेंड कर देंगे इस नंबर पर, ठीक है। बेहतर होगा कि आप अभी जो है, अभी राइट नाउ ये काम कर लें, क्योंकि जब आप बाद में काम करेंगे तो आप ये पैटर्न भूल जाएंगे, फिर आप कुछ अजीब गरीब सा लिख के भेजेंगे मुझे। बिल्कुल इसी पैटर्न पे लिखकर आप मुझे अभी ये टेक्स्ट कर दें या अभी व्हाट्सएप कर दें, तो मैं इंशाल्लाह फिर आपका व्हाट्सएप का ग्रुप बना देता हूँ, और फिर इस ग्रुप पे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब मैं शेयर करता रहूँगा आपके साथ, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और बाकी आखिरी बात मैं वही कहूँगा जो इमरान खान आप लोगों से कहता है, घबराना नहीं, ठीक है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।